देखिए जल्दी से, जैसे आपको पता है कि हमारे 3 यूनिट हो गए हैं, तो आज हमें स्टार्ट करना है 4th यूनिट जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और जिसमें हमारा सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। यार देखिए ये अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होता है ये तो आपको सभी को पता है, यानी कि एक ऐसे इक्वेशन जो एक वेरिएबल में है, यानी कि सपोज x में है और x की उसमें क्या होगी पावर। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा ये एक इक्वेशन है x³ - x - 11 = 0, तो यार ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें क्या है वेरिएबल x है और उसकी अलग-अलग पावर्स है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है वेरिएबल x आ रहा है, तो ये क्या हुआ अलजेब्रिक। पर यार यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। यार ये कौन से इक्वेशन हुए जिसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक्स एंड सो ऑन ऐसे फंक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब हम इनको अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे क्या? नहीं, यानी प्योरली सिर्फ x और x के पावर्स है तो वो कौन सी इक्वेशन? अलजेब्रिक इक्वेशन। पर अगर इक्वेशंस में अगर क्या आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल्स, तो वो क्या हो जाएंगे? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हो जाएंगे। बताइए कितना समझा क्या, दोनों में फर्क क्या है? तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की हमारे पास बहुत सारी अलग-अलग मेथड्स हैं। मेनली हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं। सबसे पहली है बाइसेक्शन मेथड, सेकंड है रेगुलर फॉल्सी मेथड जिसको ही फॉल्स पोजीशन भी बोला जाता है, थर्ड है इटरेटिव मेथड जिसका नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो ये तीनों भी मेथड हमें देखने हैं। सबसे पहली मेथड जो है वो कौन है? बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, जिसमें मेनली अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स ही पूछे जाएंगे। जैसे मैंने बाइसेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन दिया हुआ भी है। ठीक है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो यार इस इक्वेशन के रूट आप इंजीनियरिंग कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, निकाल सकते हो। पर जब इंजीनियरिंग कैलकुलेटर्स नहीं थे या जब ये हाई पावर की जो इक्वेशंस थी, यानी यहाँ पे रेज़ टू पावर 3 है, मुझे बताइए यहाँ पे कल चल के रेज़ टू पावर 12 आ गया, रेज़ टू पावर 16 आ गया, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ गए, तो हमें इक्वेशन सॉल्व करने का कोई मैनुअल तरीका चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल मेथड्स क्या है, मैन्युअली पहले कैसे ये इक्वेशन सॉल्व होते थे। ठीक है, आजकल तो इनके क्या आ गए हैं, रेडी फॉर्मुलेस आ गए हैं या रेडी कैलकुलेटर्स आ गए हैं। आ रही है बात समझ में? इसका एप्लीकेशन क्या है? तो ये तो बहुत ही स्लो मेथड है, बाइसेक्शन तो बहुत ही ज्यादा स्लो है। इसको बाइसेक्शन मेथड को ऐसा ही बोला जाता है, इट इज अ स्लोली कन्वर्जेंट, यानी कि धीरे धीरे आंसर की तरफ जाती है ये मेथड। अभी धीरे धीरे कैसे आंसर की तरफ जाती है ये मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने यानी कि इसका मतलब क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा हुआ कि अगर इस इक्वेशन के इमेजिनरी और रियल रूट्स दोनों आते हैं तो इमेजिनरी रूट्स को क्या करना है, हमें स्किप करना है और उसके जो रियल रूट्स है वो हमें निकालना है, ऐसा क्वेश्चन का मीनिंग है। फिर आगे लिखा हुआ है करेक्ट टू 4 डेसिमल यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। देखिए बाइसेक्शन मेथड है, उनको 3 में से कोई एक मेथड बतानी पड़ेगी हमें, है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स है, रेगुलर फॉल्सी और ये भी है न्यूटन रैप्सन भी। ठीक है यार, पर ये क्या हुआ करेक्ट टू 4 डेसिमल्स? देखिए इधर करेक्ट टू 4 डेसिमल्स यानी क्या कि भाई सपोज इस इक्वेशन का आंसर ऐसा आने वाला है 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, तो 3 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 ये 4 डिजिट तो भी क्या आने चाहिए, मोस्टली करेक्ट होने चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग है। यानी कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल्स, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपको उसका क्या करना है, नंबर लेना है, निकालना है। ठीक है, और बहुत बार तो ऐसा भी होगा, आपके इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में आंसर ऐसा आया 3.7818। ठीक है, 18 के बाद 9, तो मुझे बताइए मुझे तो पॉइंट के बाद क्या लेना है, 4 डिजिट ही लेने हैं। तो कभी कभी इसका अप्रोक्सीमेशन ऐसा भी लिखा जाएगा 781, मुझे बताइए 8 के बाद क्या है 9, तो ये 9 5 से बड़ा है, हाँ, तो इसको क्या कर दीजिए 9 कर दीजिए। क्योंकि यार देखो आंसर कैलकुलेटर ने हमारा पॉइंट के बाद 5 डिजिट दिया, पर मुझे लिखना हर बार पॉइंट के बाद कितने हैं, 4 डिजिट लिख रहे हैं। तो ये पीछे का नंबर 5 से बड़ा है तो इधर वाले नंबर को 1 से बढ़ा दीजिए। ये 5 की जगह पे अगर सपोज ये रहता था क्या 2, तो ये 80 रहता था। यस, वेरी गुड, ये कन्वेंशन फॉलो करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल मेथड कोई नया नहीं है, आपने कभी शायद क्लास में देखा हो। ठीक है, आई थिंक कि ट्रेपेजॉइडल रूल, 1/3 रूल, 3/8 रूल, सिम्पसन्स रूल ये देखे होंगे आपने। कोई विषय नहीं, कोई बात कोई बात क्या ना आपको, तो 5 तक लेने पड़ेंगे ना। यस, ये मैं प्रॉब्लम तो समझाता हूँ। फिलहाल देखिए बाइसेक्शन मेथड करती क्या है। सबसे पहले तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में से आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेनली जो आपको फंक्शन दिए जाएंगे वो कंटीन्यूअस फंक्शन दिए जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है f of x be a continuous function between
ए एंड बी, यानी कोई दो पॉइंट्स के बीच में, रियल नंबर्स के बीच में वो क्या रहेगा, फंक्शन कंटीन्यूअस रहेगा, ठीक है। लेट एफ ऑफ ए बी नेगेटिव एंड एफ ऑफ बी बी पॉजिटिव। सपोज ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, एफ ऑफ ए बी नेगेटिव एंड बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूं। मुझे बताइए इस इक्वेशन को अगर मैं f of x इक्वल टू 0 से कंपेयर करता हूं तो यार ये ऐसा नहीं हुआ x³ - x - 11 इक्वल टू f of x। अरे हाउ कि नहीं, ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू तो यहां पे इतनी हुई है, ठीक है। फिर ऐसा बोला जाता है कि भाई यहाँ पे आप x की अलग-अलग छोटी-छोटी वैल्यूज लीजिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और एक ऐसा आंसर निकालिए कि भाई जहां पे f ऑफ a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, और एक ऐसा b कंसीडर कीजिए जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। पर मैं आपको रिवर्स तरीका बताता हूं। मैं बोलता हूं भाई आपका इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है आपके पास, क्या आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पहले से नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। उसकी कुछ रूट क्या आएंगे, रियल रूट आएंगे, कुछ इमेजिनरी को स्किप करना है, रियल वाले मुझे निकालने हैं बाइसेक्शन मेथड से, ठीक है। मुझे बताइए अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन के रूट आएंगे कितने अकॉर्डिंग टू योर इंजीनियरिंग कैलकुलेटर। हाँ नहीं रूट क्या आएगा, जब कैलकुलेटर स्पेसिफिक आंसर दे देगा यार जल्दी से। हाँ दो रूट इमेजिनरी आ रहे होंगे आपके कैलकुलेटर में और एक रूट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। एक रूट क्या आ रहा है देखिए करके 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो यार ये जो ए बी की वैल्यू है ये कैसे लेनी है, स्टार्टिंग में रिकमेंडेड ऐसा है कि आपको फंक्शन में 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसी छोटी-छोटी वैल्यू पुट कीजिए और दो ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए ए और बी की सच दैट एक जगह पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, एक जगह पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। पर अगर मुझे इंजीनियरिंग कैलकुलेटर मेरे पास है और मुझे पता है कि इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो ध्यान दीजिए इधर मैं क्या करता हूं, मैं पहले जानबूझ के सॉल्व करता हूं f ऑफ 2। बताइए तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। f ऑफ 2 कितना, बस बहुत सिंपल, मैं यहां पूछता हूं आपसे f ऑफ 2 कितना, भाई 2 लगा, 2 का क्यूब 8, 8 - 2 6, 6 - 11 -5, कितना हो जाएगा ये, -5। अच्छा f ऑफ 3 पूछता हूं, क्यों 3, क्योंकि मुझे ये मालूम है इंजीनियरिंग कैलकुलेटर का यूज करके कि यार जो आंसर है वो 2 और 3 के बीच में आने वाला है, 2 पॉइंट समथिंग आंसर है ना, तो मैं 2 और 3 इंटरवल्स ले रहा हूं ए और बी की वैल्यू, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमें करके देखना पड़ता है, छोटी-छोटी वैल्यूज लेके देखनी पड़ती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाली कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इधर हां 3, f ऑफ 3 कितना, 3 का क्यूब 27, 27 - 3 24, 24 - 11 13। हाँ तो देखिए इधर मैं बोलता हूँ भाई ये आंसर जो है ये नेगेटिव आया, हाँ ये आंसर जो है ये क्या आया, पॉजिटिव, यानी कि बेटा एक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव एक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उन दोनों वैल्यूज को यानी कि मैं ये 2 को और ये 3 को क्या मान सकता हूँ, a और b मान सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मैंने डायरेक्ट 2 और 3 लिया, आपको पेपर में कैसे पता कि भाई जो आंसर है वो 2 और 3 के बीच में आने वाला है, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर से हमने पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अदरवाइज रिकमेंडेड ऐसा है कि आप क्या निकालिए f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3, फिर आपको पता चला भाई यहाँ पे आंसर नेगेटिव आया, यहाँ पे आंसर नेगेटिव आया, यहाँ पे आंसर क्या आया, पॉजिटिव, तो आप समझ जाओगे ना यार कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो 2 और 3 लेना है। सपोज यहाँ पे आंसर सभी के नेगेटिव आ रहे थे, ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप 0 पे सॉल्व कर लीजिए उसको फंक्शन को, या फिर -1 पे -2 पे, फिर दो ऐसे आंसर्स कंसीडर कीजिए जो क्या आने चाहिए, एक आना चाहिए नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, और उनके जो रिस्पेक्टिव ए और बी होंगे वो इंटरवल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं, पर हमारे सिलेबस में या हमारे इसमें ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि आप क्वेश्चन में क्या करो, ग्राफ सॉल्व करो या ग्राफ ड्रॉ करो, पर अब ये ग्राफ ड्रॉ करने से आपको वो मेथड इजीली समझ में आ जाएगी। इसीलिए देखिए मैं क्या करता हूं, मुझे बताइए आपको ये तो समझ में आ गया कि इस f ऑफ x का फंक्शन मुझे ड्रॉ करना है, और ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो 2 पे आंसर क्या देता है, नेगेटिव, और 3 पे आंसर क्या देता है, पॉजिटिव। अरे हाँ यार चलिए आइए देखते हैं इधर, मैंने ये निकाला, बताइए 2 कहां पे, अबे 2 कहां आएगा, सपोज इधर कहीं पे 2 आ रहा है और इधर कहीं पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। हाँ यार समझ रहे हो, बताइए 2 पे आंसर कितना, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव कितना, -5। सपोज देखो ये -5 तो अकॉर्डिंग टू जैसे कि ये 1 है ये 2 है, तो ये -5 तो बहुत नीचे होगा ना यार, पर मैं फिर भी ऐसा एज्यूम करता हूँ कि -5 यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है भाई ये सपोज -5 है, देखो ये डायग्राम में बराबर नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अच्छा 3 पे आंसर कितना है, 13,
मैं बोलता हूँ यहाँ पे कितना है, यहाँ पे, अरे हाँ यार 3 पे कितना 13 है, सपोज ये कितना है हमारे ग्राफ पे 13 है, बताइए, यानी कि वो ग्राफ यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ से पास हो रहा है इस पॉइंट से, अरे हाँ यार 2 पे आंसर नेगेटिव ना, ठीक है, और ये कितना, तो मुझे बताइए वो सपोज कोई ऐसा ग्राफ है वो, ठीक है, जो भी कर्व है यार, एक आंसर नेगेटिव है एक आंसर पॉजिटिव, इसका मतलब कि उसका ग्राफ ऐसा होगा कंटिन्यूअस a से लेके b तक, तो बेटा अगर ये यहाँ से यहाँ तक मुझे कंटिन्यूअस लाइन निकालनी है तो कहीं ना कहीं तो x एक्सिस पे टच करेंगी, और वही तो उसका रूट होता है यार, मुझे बताइए यहाँ से x की वैल्यू निकालना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वही तो रूट होता है, तो बेटा मुझे निकालना क्या है, ये पॉइंट की वैल्यू तो निकालनी है, यानी कि ये ग्राफ हमारा x एक्सिस पे कहाँ टच करता है, देखिए आंसर ये 2 और 3 के बीच में ही रहेगा ना यार, आ रही है बात समझ में, ग्राफ पे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो 2 है ये क्या है, a है, और ये 3 क्या है हमारा, b है, यानी अभी तक हमारा इतना तो फिक्स हो गया कि फंक्शन की वैल्यू एक जगह पे नेगेटिव आती है एक जगह पे पॉजिटिव, तो बेटा ये दोनों वैल्यूज जो वैल्यू की ली आई है x की, उन दोनों के बीच में आंसर आएगा, यानी कि f of x = 0 का जो रूट है इतना तो फिक्स हो गया, वो 2 और 3 के बीच में लाया करता है, बताइए ये समझा क्या। अब हम आंसर के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करीब जाएंगे, कैसे, देखिए डायग्राम नीड नहीं है, ये समझा, लेट f of a be नेगेटिव एंड f of b be पॉजिटिव, वैसे a और b आप छोटी छोटी वैल्यूज पुट करके पता कर लीजिए, पता कर लिया क्या आ गया वो 2 और 3, फिर क्या करना है, देन रूट ऑफ द f of x = 0 lie between a and b, मैंने समझाया आपको कि यार a और b के बीच में यानी कि -5 और 13 के बीच में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो कहीं ना कहीं तो x एक्सिस को कट करेगा, यानी कि आंसर हमारा 2 और 3 के बीच में ही आएगा, ये भी फिक्स हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं, लेट फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन बी x0 = a + b/2, अब क्या कीजिए आप, हाँ इसी को तो बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड, अब हम धीरे धीरे क्या कर देंगे, वो ग्राफ को बाइसेक्ट कट करते जाएंगे और धीरे धीरे आंसर के क्लोज जाते जाएंगे, कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ, इसको कंटिन्यू करके, पहला एप्रोक्सीमेशन, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला भाई, बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एप्रोक्सीमेशंस का, नेक्स्ट एप्रोक्सीमेशन का a + b/2, ठीक है, और ये लास्ट सेंटेंस है, बाइसेक्शन मेथड को क्या बोल्जेनो मेथड और फिर इंटरवल हाफिंग मेथड ऐसा भी उसको बोला जाता है, बताइए बेसिक समझा क्या, तो मैं प्रॉब्लम करता हूँ जल्दी से सॉल्व, और अभी ग्राफ की भी यहाँ पे कोई नीड नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ये ग्राफ आई होप आपको समझा होगा, ठीक है, ग्राफ समझा तो मेथड समझना इजी हो जाता है, छोड़िए, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन क्या लेना है मुझे, अभी रिपीटेटिव प्रोसीजर है, ये हमें बार बार रिपीट करना है, बताइए जल्दी से, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन क्या है, x1 = क्या लूं मैं, a + b/2, तो बताइए a कितना है 2, b कितना है 3/2, कितना हो जाएगा ये 5/2, 5/2 यानी कितना अभी 2.5, 5/2 यानी कितना 2.5, कोई विषय नहीं, मुझे सिर्फ आप जल्दी से इतना बता दीजिए कि ये क्या है, नेक्स्ट f of x1 कितना, f of x1 यानी कि कितना f of 2.5 कितना, देखिए कितना, ये मुझे लेन देन नहीं है, मुझे मीनिंग लेन देन कैसे है, पॉजिटिव या नेगेटिव से, जल्दी से फंक्शन में वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे 2.5 का क्यूब -2.5 -11, आंसर बताइए, आंसर मुझे, आंसर से भी कोई लेन देन नहीं है, आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव उससे लेना देना है, पर फिर भी आप मुझे परफेक्ट आंसर बताइए, हाँ फिर भी आप मुझे परफेक्ट आंसर बताइए, आप मेरी बात समझ रहे हो, बहुत सिंपल है, एक प्रॉब्लम समझेंगे तो पूरी बाइसेक्शन मेथड क्लियर हो जाएगी, पर ये एक प्रॉब्लम ही बहुत ही भारी है, बताऊं मैं आंसर, मैंने सॉल्व किया वो बताने यार, अभी भी वैल्यू आएंगी शायद से, पता नहीं क्या वैल्यू आएंगी, लिखा ही नहीं मैंने वहां पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव आ रही है, अरे भाई वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्या, हाँ पॉजिटिव आ रही है, यानी कि बेटा इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ, हमने x में 2 और 3, हमें 2 और 3 के बीच में रूट आने वाला था, तो हमने कहां पे, अच्छा 2 पे वैल्यू क्या आ रही थी नेगेटिव, ध्यान दीजिए, इधर वैल्यू क्या आ रही थी पॉजिटिव, तो हमने मिडल ले लिया, मिडल क्या ले लिया हमने 2.5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, तो ध्यान दीजिए यार, पहले जो हमें लग रहा था भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आंसर आने वाला है, अब हमने उसके मिडल में 2.5 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की तो क्या आई पॉजिटिव, अब ऐसा मान लूं मैं कि भाई आंसर इन दोनों के बीच में होगा, अरे हाँ कि नहीं यार, अगर मैं मानता हूं कि आंसर इन दोनों के बीच में है, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा इधर, यार ये जो मेरा क्या था a, ये 2 a तो यार 2 ही रहेगा ना, अब b किसको मान लूं मैं, अब b इसको मान लूं क्या मैं, नहीं, अब हमारा पॉजिटिव आंसर कहां मिला
2.5 पे, तो इसको b को क्या मान लेते हैं हम 2.5। और नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में देखो यार पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के बीच में अंतर आएगा ना यार। अब ले लेते हैं हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं x2 से। कैसे आएगा वो 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी 4.5 डिवाइडेड बाय 2 सवा 2। यार 2 और 2.5 के बीच में क्या आएगा सवा 2 आएगा ना यार। ये ऐसा देखो यार मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको। हाँ अब ये सवा 2 पे आंसर क्या आएगा, मेरे ख्याल से नेगेटिव आ जाएगा। करके देखिए, करके देखिए, यानी कि आपको ये करके बताइए f of x2 यानी कि f of 2.25 इक्वल टू, देखिए नेगेटिव आ रहा है क्या आंसर, मैंने सॉल्व तो किया था यार। हाँ नेगेटिव आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है आंसर नेगेटिव। आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव। हाँ मुझे लेना देना नेगेटिव से, अरे हाउ कि नहीं नेगेटिव आ रहा है। यानी मुझे अब बताइए, ध्यान दीजिए इधर यार, पहले मुझे लग रहा था भाई इन दोनों के बीच में आंसर है। अब मैंने उसका मिडल निकाला और उस पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की तो क्या है नेगेटिव। अब तो मैं ऐसा कंसीडर कर लूं ना यार कि मेरा आंसर इन दोनों के बीच में आने वाला है। हाँ ना यार, नेगेटिव और पॉजिटिव के वैल्यू के बीच में। तो मुझे बताइए अब मैं ए बी को क्या मान लूं। अरे यार अब ए बी को क्या मान लूं, ए को क्या ले लेते हैं 2.25, बी को क्या ले लूं मैं 2.5। भाई समझ में आ रही है ये बात कि एक वैल्यू मुझे ए की लेनी है जहां पे फंक्शन का आंसर नेगेटिव आता है, बी की ऐसी वैल्यू लेनी है जहां पे फंक्शन का आंसर पॉजिटिव आता है। तो अब तो मैं ये दो वैल्यू ले लूं ना यार। अब ये दो वैल्यू लेने के बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 कितना आएगा, अरे यार 2.25 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2। भाई ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मुझे आंसर बराबर बताइएगा। हाँ 2.25 सवा 2 और 2.5, तो ये हो गया 4.75 2.375 डिवाइडेड बाय 2। हाँ कितना 2.375 और आगे नहीं, अगर आगे रहता भी था तो हम 4 डिजिट तक लेंगे वैलिड आंसर। हाँ जीरो है तो फिर कोई मतलब नहीं, जीरो पे कोई ये नहीं है। बताइए ये समझा। यानी देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यानी सवा 2 और 2.5 के बीच में क्या आता है 2.375। अरे यार ये बात समझ में। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव ये देखना पड़ेगा। तो बता दीजिए कि यहाँ पे f of x3 यानी कि f of 2.375 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव, 2.375 पे पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है पॉजिटिव। यार ये तो आपको करके देखना ही पड़ेगा। अब मुझे बताइए यार, ये ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। देखो यार ये डायग्राम आपको समझ में नहीं है, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि भाई एक वैल्यू लेनी है नेगेटिव आंसर वाली, एक वैल्यू लेनी है पॉजिटिव आंसर वाली, और ऐसा करते बार बार नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा निकालने। ठीक है कोई बात नहीं। मुझे बताइए यहाँ पे आंसर क्या आया, देखिए इधर पॉजिटिव। तो यार अब जो आंसर हम समझ रहे थे इन दोनों के बीच में आएगा, अब वही आंसर इन दोनों के बीच में हो जाएगा। हाँ ना यार, अब अगर इन दोनों के बीच में आ गया तो यार कैसे पता, मुझे बताइए। ये इस पे 2.25 का आंसर क्या आ रहा था नेगेटिव, और अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2.37 पे पॉजिटिव। यानी पहले जो ये था नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब पॉजिटिव अपडेट होके ये आ गया, तो अब आंसर इन दोनों के बीच में हो जाएगा। समझ रहे हो। यानी अब मैं ऐसा ले लूं a इक्वल टू 2.25 और b इक्वल टू क्या मान लूं 2.375, और चौथा अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा 2.25 प्लस 2.375 डिवाइडेड बाय कितना 2। अब छोड़िए, देखिए इधर अब हाँ एक मिनट, अब ये डायग्राम की कोई नीड नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इसको बाइसेक्ट मेथड बोलते हैं। ये धीरे धीरे बाइसेक्ट होते क्या जा रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं आंसर के क्लोज जा रहे हैं दोनों साइड से। हम इंटरवल छोटा छोटा करते जा रहे हैं। जब इंटरवल ए और बी ओवरलैप हो जाएंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। अरे ए और बी का इंटरवल हम छोटा छोटा करते जा रहे हैं ना दोनों साइड से, मिड पॉइंट से। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ये नेगेटिव वाली वैल्यू ले रहा हूं मैं हर बार ए, और बी हर बार पॉजिटिव वाली वैल्यू। फिर यहाँ पे जो भी आंसर आया वो अपडेट हो जाएगा। ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए, ये समझ रहे हो। ये ए यहाँ पे नेगेटिव आंसर आया, ये बी कौन सी वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया, ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे क्या है वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पीछे वाला पॉजिटिव वाला स्किप हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाली वैल्यू इधर आ गई। समझा। ऐसे अगर यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ गया तो क्या ए अपडेट हो जाएगा। समझ रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। बताइए x4 कितना है परफेक्ट बताइए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट 2.3125
3125 परफेक्ट है, ये 4 डिजिट है। हाँ, आप ध्यान दीजिए जरा। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई f of x4 बताइए। भाई फ्रेम में विजिबल है? जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको विजिबल है क्या? मैनुअल वाले चेक कीजिए तो एक बार। नेगेटिव बरोबर बताइए, विजिबल तो है ना? 2.3175 है ना? अबे 2.3175 आया कि 3125 आया? 3125 मैंने कहा क्या लिखा है? 3125 लिखा है ना? हाँ, तो 3125 का आंसर क्या आया? मुझे कंफर्म करना चाहिए, नेगेटिव। आंसर क्या आया? नेगेटिव। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर। अब डायग्राम नहीं है, डायग्राम वैसे इजी लगता है। अब बताइए, ये नेगेटिव वाला था पहला और ये पॉजिटिव वाला। अपडेटेड वैल्यू का क्या है? ये नेगेटिव। तो नेगेटिव आने से ये अपडेट हो जाएगा। क्या अपडेट हो जाएगा? ए। बी क्या रहेगा? वही रहेगा। यानी अब ताजे ए बी क्या हो जाएंगे? ये नेगेटिव आंसर आया तो ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। यानी अब ए क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। यस, 3125। और बी क्या रहेगा? वही। बी क्या रहेगा? वही 2.375। हाँ, अब बताइए अगला अप्रोक्सीमेशन क्या? 2.34 x5 कितना आएगा? 375। अरे यार करो ना जल्दी से। 2.3125 प्लस 2.375। हाँ, तो ये 5 है तो इसको क्या कर दीजिए? 8 कर दीजिए और ये 5 हटा दीजिए। यहाँ पर एक काम कीजिए, क्या है? 375 है ना? हाँ, क्या वैसे ही आपके पास तो क्या है? इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है ना? हाँ। लीजिए पूरा वही क्या जा रहा है? दोनों साइड से मैच भी हाँ, इतना है कि भाई ये प्रोसीजर कब तक कंटिन्यू करना, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को रहता है। तो बेटा इन्होंने बोला है करेक्ट टू 4 डेसिमल्स, यानी कि करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू जब तक अप टू 4 डिजिट सेम ना हो जाए तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर से रिपीट करता हूं, क्या? करंट वैल्यू रूट की और प्रीवियस वैल्यू जब तक पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मैच ना हो जाए तब तक ये हमें प्रोसीजर कंटिन्यू करनी है। जैसे कि ये x5 की वैल्यू क्या है? x5 की वैल्यू भाई 2.34375। भाई ऐसे ही आगे चल के क्या आएगा? s6 s7 x8 x9 x10। तो ये कहां तक कंटिन्यू करना भाई? सपोज मेरा x10 जो आया वो और x9 ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट क्या आ गए? सेम आ गए। तो x10 पे हम क्या कर देंगे? कार्यक्रम रोक देंगे। बताइए समझा क्या? तो अभी आगे पूरा सॉल्व नहीं करता हूं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आंसर क्या आएगा बताऊं मैं। x5 क्या आया? इतना मैं लिखा है। x5 की वैल्यू आई है 2.34375 है ना? ठीक है। x6 बताइए, x6 भी बता देता हूं। x6 आएगा 2.359375। 2.359375 बताइए। अब देखिए इधर, क्या मैं यहाँ पे प्रोसीजर स्टॉप कर दूं? नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट और ये 4 डिजिट अलग अलग है। सेम है क्या? नहीं। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? x7। भाई x7 कितना आएगा? x7 आएगा 2.3671,875। वाह, 3671,875। इंजीनियरिंग कैलकुलेटर से ऐसे ही आंसर आएंगे। ठीक है, अब बताइए जब 7th आंसर आ गया तब क्या ये 4 डिजिट और ये 4 डिजिट पॉइंट के बाद की मैच है क्या? नहीं। इसका तो मुझे कहां क्या निकालना है? x8। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, समझिए बाइसेक्शन मेथड कितनी टाइम पास वाली है। ठीक है, x8 क्या आया? x8 आया होगा 3710938। 3710938। ठीक है, अब बताइए ये 4 डिजिट पॉइंट के बाद और ये 4 डिजिट सेम है क्या? नहीं। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? x9। ठीक है भाई, x9 कितना है? x9 3730469। 3730469। बताइए ये 4 डिजिट और ये 4 डिजिट सेम है? नहीं। अभी तक तो सिर्फ 2 ही डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद 37। समझ रहे हो? यानी ये बहुत ज्यादा जाने वाला है। कोई बात नहीं। x10 आएगा 3740235। 3740235
2 3 5। अभी भी देखो पॉइंट के बाद दो ही डिजिट मैच हो रहे हैं, तो यानी x11 निकालना पड़ेगा। x11 क्या आएगा? 3 7 के बाद x11 देखिए, बाप रे, x11 क्या आया? 3 7 3 5 3 5 2 3 5 3 5 2। अब भी बताइए, ये देखिए ये अलग अलग है अभी भी, 4 डिजिट तक तो क्या 3 डिजिट तक भी आंसर मैच नहीं हुआ है, क्या निकालना पड़ेगा? x12 कितना आएगा? अरे मेरे पास वैल्यू लिखी है, मैंने कैलकुलेट की हुई है। 3 7 के बाद 3 7 7 9 4 3 7 7 9 4। अब बताइए ये देखिए 3 7 3 3 7 3 अप टू 3 डेसिमल तक क्या आ गया, ये मैच हो गया है, पर हमें क्या बोला हुआ है? अप टू 4 डेसिमल। तो बेटा और निकालना पड़ेगा x13 कितना आएगा? ये देखिए 3 पॉइंट तक तो मैच हो गया है ना यार, है ना? 3 7 3। उसके आगे के डिजिट देखते हैं क्या आते हैं। कौन सा है? 12 है कि कौन सा है? 13। अबे 13 है ना? 3 7 3 6 5 7 3 6 5 7 3। बताइए चौथा डिजिट क्या भी क्या है? 6। इधर क्या है? 7। क्या यहाँ पे प्रोसीजर रोक दूं मैं? नहीं, क्या निकालना पड़ेगा? x14 ये आएगा 2.373। वो हाँ ये बोलिए। देखा था ना कि अगर जो फिफ्थ डिजिट है हाँ वो अगर 5 या 5 से बड़ा रहा तो अपन 4 डिजिट को हाँ 1 से बड़ा हाँ तो उधर फिफ्थ डिजिट 5 है तो उसको हाँ बरोबर बरोबर बरोबर। आ गया। पर वैसा कब कि जब हमारे कैलकुलेटर आंसर ना दे, पर हमारा इंजीनियरिंग कैलकुलेटर अगर अच्छा आंसर दे रहा है पूरे पूरे, तो पूरे पूरे लिखिए, क्योंकि उससे कम अप्रोक्सीमेशन आएंगे। ऐसा हम अपने मन से चेंज करेंगे तो 2-3 अप्रोक्सीमेशन ज्यादा आएंगे। अगर कैलकुलेटर में पॉइंट के बाद आते हैं 7 डिजिट और यहाँ पे रुक जाता है, अगर कैलकुलेटर में पॉइंट के बाद ये रिकरिंग ये आते जा रहे हैं डिजिट, तो आप उसको समराइज कीजिए। अगर स्क्रीन पे विजिबल है जितना आंसर उतना लिख सकते हो तो लिखना पड़ता है, समझ रहे हो क्या? यानी पॉइंट के बाद सपोज ऐसा डिजिट आते ही जा रहा है रिकरिंग, ठीक है, तो आप उसको क्या कीजिए? ऐसा समराइज कीजिए जैसे मैंने बताया 4 के बाद, ठीक है। देखिए 14 का आंसर क्या आ रहा है? 373 तक तो मैंने लिखा ही होगा। हाँ 373 के बाद आ रहा है 373 के बाद 5963 5963। तो बेटा ये भी 3 डिजिट तक ही मैच हो रहा है, यानी कि मुझे x15 भी निकालना पड़ेगा। और x15 जो निकालेंगे वो क्या आएगा? 37 36 268 238 2.3736 248। नहीं कुछ गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़ है। देखो बोला मैंने आंसर चेक करो तो x12 देखो तो इतना है क्या? 3737794। हाँ हाँ x13 है 3736563। हाँ अच्छा 14 है 37। सर x13 और x14 आपने ऊपर नीचे दिए। 13 कितना है बताइए लिखा हुआ? 13 36573 है। बरोबर है। 14 ऐसा है 2.3735963। हाँ हाँ 15 ऐसा है 2.37 हाँ 36268। हाँ 248 के आपने अरे हाँ नहीं हाँ हाँ ठीक है। और एक चाहिए था। हाँ और उसके बाद क्या है? और एक चाहिए, ठीक है, और एक निकाल लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे और एक निकाला तो उसका आंसर आया 2.3736 और ये आखिरी की 3 डिजिट क्या है? अलग है, ठीक है। तो मुझे बताइए पॉइंट के बाद ये 4 ऐसे ही आएगा 16 और ये 4 डिजिट क्या आ गए? सेम आ गए। इसका मतलब मुझे यहाँ प्रोसीजर स्टॉप करनी है और ये x16 इज द फाइनल आंसर। बताइए समझा क्या? यार देखो यार मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वो क्वेश्चन देख के आपका आंसर से इंजीनियरिंग कैलकुलेटर से ऐसे ही आ जाएगा, पर फिर भी ऐसा रिकमेंडेड है कि सॉल्व करना है तो ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमने फिलहाल जो क्वेश्चन देखा वो अलजेब्रिक का देखा। आगे चल के जब न्यूटन रैप्सन और रेगुलर फॉर्म्स की देखेंगे हम, तब ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होते हैं वो भी देखेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का यूज होता है, ना सिर्फ x की पावर्स आएंगी। सिर्फ x की पावर्स आती है तो वो कौन से इक्वेशन होते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन। बताइए पहले तो टॉपिक या टॉपिक का बेस, या जैसे आज यूनिट का पहला दिन है तो समझा सही हमें करना क्या है?
जो काम आज तक हम डायरेक्ट कर रहे थे उसका बेस करना है। तो ये बेस आया कहाँ से, ठीक है। अब ये सब करके तो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर बना हुआ है, अदरवाइज रूट आपके डायरेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो फिलहाल हम इस लेक्चर को यही स्टॉप करते हैं, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।